नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपा और मैं हूं आरती भट्ट। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक एसोसिएशन, वो मंच जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की, उन मुद्दों की जो जनसरोकार से जुड़े हैं, वो मुद्दे जो प्रगति लाएंगे, जो उन्नति लाएंगे और बदलाव लाएंगे। और जिन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है को फाउंडर बस्ता पैक के जी गोपालन जी। स्वागत है सर आपका। नमस्ते सर, सबसे पहला मेरा ये सवाल, जो मैंने आपको बताया कि आईपा एक ऐसा मंच है जो प्रगतिशील राजनीति के बारे में बात करता है, तो आप हमारे इस मुहिम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हम राजनीति जो अब तक होती आई है उसको बदलाव, उस राजनीति को कैसे बदलाव में लाया जा सके, हमारे देश की उन्नति में लाया जा सके, वो उन मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो थैंक यू। ये मुहिम बहुत ज़रूरी थी क्योंकि आज का जो वक्त चल रहा है या जो पहले का दौर था राजनीति का, वो कहीं ना कहीं कास्टिज्म पे आधारित था, वो नेशनल लेवल के डिबेट पे आधारित था, वो नेशनल लेवल के मुद्दों पर आधारित था। वो छोटे कस्बों के मुद्दों को लोग कवर नहीं करते थे। जो एक घर की प्रॉब्लम है, जो एक घर की महिला की प्रॉब्लम है, उस पर कभी कोई पार्टी खुल के बात नहीं करती थी। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी था ऐसा एक मुहिम का, जिस पे हम एक छोटे वोटर से भी बात करना चाहें, एक छोटे वोटर का भी सोच जानना चाहें कि वो क्या सोचता है पार्टीज़ के लिए। और पार्टीज़ ये चीज़ समझे कि नहीं, हमें सिर्फ एक राज्य नहीं संभालना है, हमें हर राज्य के हर एक नागरिक को अपना समझना है, उनके मुद्दों को अपने मुद्दे समझने हैं। तो ये मुहिम बहुत ज़रूरी थी। जी धन्यवाद सर। तो सर, मेरा सवाल है कि जिस तरह की राजनीति अभी हो रही है, जो भी तौर तरीके प्रचलन में, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप उससे कितना संतुष्ट है या नहीं है? सारी पार्टीज़ अपने अलग अलग प्रोपेगेंडा को लेकर काम कर रही है। कुछ पार्टीज़ के कुछ काम हमें अच्छे लगते हैं, कुछ काम नहीं अच्छे लगते हैं। तो अगर खुलकर इस पे बात किए तो कहीं ना कहीं कोई भी पार्टी आती है राज्य या केंद्र सरकार में, तो उनके कई मुद्दे ऐसे होते हैं जो हमें नहीं पसंद आते हैं। वो कई बार इंडिया वाइड काम करती है, लेकिन जो हम कहते हैं ना, एक गांव के एक नागरिक के लिए काम नहीं कर पाती है। आज भी हमारे कई गांव ऐसे हैं जहाँ सड़कें नहीं हैं। हम जहाँ बैठे हैं वहीं से 2 किलोमीटर दूर तक अभी सड़कें नहीं ठीक से बनी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि पार्टीज़ को या जो भी गवर्नमेंट के रूलिंग गवर्नमेंट है, उनको हर एक नागरिक के सोच या हर एक नागरिक की ज़रूरत के हिसाब से काम करना चाहिए। सिर्फ प्रोपेगेंडा के लिए या कुछ कास्टिज्म के लिए, मंदिर के लिए खुल के कहा जाए तो, या सिर्फ वोट बैंक के लिए लोगों का यूज़ तो खैर नहीं कहूँगा, लेकिन सिर्फ वोट बैंक के लिए अपने आप ऐसे मुद्दों को हाईलाइट नहीं करना चाहिए। सर, जैसे आप व्यापारी हैं, तो कोरोना काल अभी भी बीता है, तो आपके व्यापार पर कितना फ़र्क पड़ा और अब क्या हालात हैं एक्चुअल में? हम ट्रैवल इंडस्ट्री से आते हैं और ट्रैवल इंडस्ट्री सारी क्लाइंट पे आधारित होती है। जो हमारे ग्राहक या क्लाइंट हम जिनको कहें, जो घूमने आते हैं, जिनको हम सर्विस देते हैं, उनसे ही हमारी रोजी रोटी चलती है। तो कोरोना काल में लोग बिल्कुल भी घर से नहीं निकले, तो छोटे व्यापारी हो या बड़े व्यापारी हो या जो व्यापारी हमारे साथ जो हमारे स्टाफ जुड़े हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। जिनके पास थोड़ी बहुत सेविंग थी वो कुछ महीने चला पाए। अंत में उनकी सबकी हालत ये हो गई थी कि एक एक रोटी के लिए लोग परेशान रहे। जो घर में कुछ बचे कुछ अनाज हैं, उनके हिसाब से उन्होंने गुजारा किया। तो वो 2 साल का वक्त ऐसा था कि मुझे लगता है कि सिर्फ उत्तराखंड या दिल्ली या गोवा का ही ट्रैवल इंडस्ट्री नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड की ट्रैवल इंडस्ट्री काफ़ी डिस्टर्ब हुई थी। क्योंकि एक होटल हो या एक कैंप साइट हो, रिजॉर्ट हो, उसके पीछे कई वर्कर्स काम करते हैं और पॉसिबल नहीं था कि हम उनको हर मंथ उतना हेल्प कर पाएँ, हर मंथ उनकी सैलरी दे पाएँ। जब तक हुआ तो हमने किया, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास जब पैसे नहीं आ रहे हैं क्लाइंट से, हम सर्विस नहीं दे पा रहे हैं, तो काफ़ी प्रभावित हुआ। सब लोग प्रभावित हुए जिससे बहुत मुश्किल से सब लोग खड़े हुए हैं दोबारा से। उम्मीद करते हैं कि ऐसा दौर फिर से ना आए। तो सर, अभी हम राजनीति की बात करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से मुद्दे होने चाहिए जो अब राजनीति का हिस्सा होने चाहिए? कास्ट, जातिवाद या फिर धर्म को छोड़कर कौन से ऐसे एक्चुअल मुद्दे होने चाहिए जिन पे राजनीति अब होनी चाहिए आगे चल के? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो खुल के राजनीति होनी चाहिए, तो शिक्षा के क्षेत्र में होनी चाहिए। क्योंकि आज भी शिक्षा के क्षेत्र में जो स्कूल हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, उनके हाल सबको पता है। वो कोई भी राज्य हो, दिल्ली में थोड़े से हाल ठीक हुए हैं, लेकिन बिहार है, यूपी, वहाँ के स्कूलों की हालत आज भी जर्जर है। जबकि बड़े बड़े हेडक्वार्टर बने हुए हैं अलग अलग पार्टीज़ के, हर ज़िले में एक उनके हेडक्वार्टर आप कह सकते हो बने हुए हैं, कार्यालय बने हुए हैं। और वहीं उनसे कुछ दूरी पे जो किसी स्कूल की आप हालत देख के आओ, किसी सरकारी चिकित्सालय की हालत आप देख के आओ, किस हालत में वो हॉस्पिटल है। कोविड ने तो ये चीज़ सबके सामने खुल के दिखाया कि लोग मजबूर हुए, जिनके पास पैसे नहीं थे वो भी ज़मीनें बेच के कैसे कैसे प्राइवेट में भागने में मजबूर हुए। मतलब गवर्नमेंट कहीं ना कहीं चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में
फेल होती दृष्टि से नज़र आ रही है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन कहते हैं ना कि किसी दीवार की जब नींव ही अच्छी नहीं है तो आप कितनी मजबूत दीवार ऊपर से बना लो, गिरनी है। तो नींव हमारे छोटे स्कूल होते हैं, छोटी पाठशालाएं होती हैं जो गांव में चलती हैं, फिर वो बच्चा स्कूल, यूनिवर्सिटी और कॉलेज जाता है। तो कितनी नई यूनिवर्सिटीज़ खुल जाए, कितने नए IITs खुल जाएं, लेकिन जब स्कूली शिक्षा उनको नहीं मिल पाई है सस्ते में अच्छी, तो वो कहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से सबसे मेन मुद्दा इस समय शिक्षा और चिकित्सा का क्षेत्र होना चाहिए। सर, राजनीति की हम बात कर रहे हैं तो क्या होता है कि हर बार कोई ना कोई एक भावनात्मक मुद्दा उठता है और उस पर पूरा का पूरा वोट बैंक चला जाता है। जो स्थानीय मुद्दे होते हैं उनकी बात ही नहीं होती है। तो इसका दोषी आप किसको मानते हैं, वोटर्स हैं या फिर ये राजनीतिक पार्टियां हैं? कहीं ना कहीं दोनों हैं। वोटर्स एक टाइम तक, सरकार बनने के बाद एक टाइम तक, 4 साल तक, 5 साल तक, इलेक्शन तक हल्ला करते हैं कि हमारे यहाँ सड़कें नहीं बनी, हमारे यहाँ हॉस्पिटल नहीं बने, स्कूल नहीं बने। लेकिन फिर जब चुनाव का समय आता है तो अपने अहम मुद्दों को भूल जाते हैं और फिर उसी भागम दौड़ और भेड़ चाल में वो चले जाते हैं। वो कास्टिज्म हो, ब्राह्मणवाद हो, दलित का वोट बैंक हो, यादवों का वोट बैंक हो, तो ये चीज़ें उस समय कहाँ से उनके मन में आ जाती हैं कि वो अपने 4 साल की दिक्कतों को भूल जाते हैं और फिर वो उसी भागम दौड़ और उसी भेड़ चाल वाली भीड़ में शामिल हो जाते हैं। और पार्टीज़ तो उसका फ़ायदा उठाएंगी। पार्टीज़ को तो वोट बैंक चाहिए, तो उनकी कोशिश होती है कि हम कैसे लोगों को बरगला के एक बड़े तबके को अपने साथ जोड़ लें। वो कास्ट आप कह सकते हो, बड़ा समुदाय कह सकते हो, कि जो उनके वोट बैंक में काम आ सके। तो गलती दोनों की है, लेकिन बड़ी गलती मैं मानता हूँ वोटर्स की है, क्योंकि हर पार्टी सिर्फ वोट बैंक के लिए ही काम करती है। आप जब उनको वोट बैंक दे रहे हो तो फिर वो अगले बार फिर वो सुधर के नहीं आएगी, वही गलतियाँ वो फिर से करेंगी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं नागरिकों की गलती है कि वो अपने अहम मुद्दों के लिए लड़ते नहीं हैं और आखिरी दम तक नहीं लड़ते हैं, सिर्फ चौराहों पे अपनी बातें कह के उसको समाप्त करते हैं, कभी उसके लिए फाइट नहीं करते हैं सरकार के सामने। तो सर, अब हमारे मन से आप क्या नए वोटर्स हैं या जो पुराने वोटर्स हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि वो अब इस आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने किन मुद्दों को देखकर अपने वोट का सही इस्तेमाल करें? मेरा तो सबसे यही अपील रहेगा कि आप कुछ मत देखिए, सिर्फ आपने 2 साल जो कोविड का आपका दौर गुजरा, आपने कैसे उस परिस्थिति में अपने आप को खड़ा किया, कितने हम लोगों ने अपनों को खोया, अपनों बीच में से कितने लोग चले गए। मैं जिनको जानता हूँ परिवार में कोई ना कोई चला गया। तो मैं ये सब समझता हूँ कि आप उस समय के अपने मुद्दे जो आपने बनाए हुए हैं कि आपको अपने क्षेत्र में हॉस्पिटल की कमी नज़र आई, डॉक्टर्स की कमी नज़र आई, आपके बच्चे 2 साल हो गए होंगे मेरे ख्याल से, जो एक गरीब परिवार के लोग हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं पैसे का भाव में। तो अगर आप अपनी दिक्कतों का आप समझते हैं तो मेरे ख्याल से आप अपना वोट सही जगह देंगे, सही मुद्दों के लिए फ़ाइट करेंगे और सही मुद्दों को अपने क्षेत्र का जो भी आपका MLA चुन के आएगा या आने वाले टाइम में फिर आपके यहाँ जो सांसद चुन के जाएंगे, आप उनसे सही मुद्दों की डिमांड करेंगे कि हमारे यहाँ उन दिक्कतों को सॉल्व किया जाए। तो मेरा मानना है कि नए वोटरों से यही अपील है कि आप अपने पुराने दौर को भूल जाओ, सिर्फ 2 साल के जो कोविड का दौर था उसको आप महसूस कीजिए, अपनी दिक्कतों को महसूस कीजिए और सोच समझ के वोट दीजिए जिसको भी आप चुनते हैं, जिस भी नेता को आप चुनते हैं। धन्यवाद सर। तो ये थे जी गोपालन जी। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।